नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हिंदी के नोट्स। जी हाँ, हिंदी का पेपर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसे हम कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 1 में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, यदि आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड आपको एक और बात बता दें, यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें एंड डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की महत्ता स्पष्ट करिए। आइए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की महत्ता को स्पष्ट तरीके से जान लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोटे रूप से शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, 2 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात है, उन्होंने पहले तो प्रत्येक काल की सीमावधि निर्धारित करके उसे काल खंडों आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित कर दिया। साथ ही कालखंड विशेष की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर उस कालखंड का नामकरण कर दिया है। एंड इसमें सेकंड पॉइंट है इसका, उन्होंने प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रकार किया है कि पहले तो उस काल की सामान्य परिस्थितियों का वर्णन किया, फिर उसकी प्रवृत्ति सूचक रचनाओं का वर्णन किया है जो उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत होगी। तदंतर संक्षेप में उनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख किया है। तो ये इनके 2 पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा शुक्ल जी से संबंधित थे। एंड सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का क्या कथन है। तो आइए जान लेते हैं वीर गाथा काल के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी के कथन किस तरह के थे। तो आचार्य शुक्ल का इस संबंध में कथन यह है कि राजा भोग की सभा में खड़े होकर राजा की दीनशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की भी वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। इस समय तो जो भाट या चरण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की तरंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित आंसर समाप्त होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासो काव्यों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आइए जान लेते हैं रासो काव्यों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 है, इनमें अपभ्रंश के चरित्र काव्य की कथानक रूढ़ियाँ एवं काव्य रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं। एंड यथा संवाद तत्व, सुख सुखी संवाद आदि इसके उदाहरण हैं। एंड सेकंड पॉइंट है विशेषता का, 2 रचनाएं अधिकतर बड़ी हैं और उनमें प्राय छंद वैविध्य भी अधिक हैं। पृथ्वीराज रासों में लगभग 72 प्रकार के मात्रिक, वर्णिक, संयुक्त तथा फुटकर छंदों का प्रयोग हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है विशेषता का, इन काव्यों में युद्धों का प्रसंग अधिक मिलता है। एंड फोर्थ है, ये काव्य वीर रस प्रधान हैं, श्रृंगार की भी छटा निराली है। पॉइंट नंबर 5 है, गेयता आदि लोक तत्व विद्यमान है। पॉइंट नंबर 6 है, इनमें आश्रयदाता राजाओं की वीरता का अतिशयोक्ति वर्णन मिलता है। 7 यानी कि 7वीं विशेषता यह है, इनमें इतिहास और कल्पना का समन्वय है। 8वीं विशेषता है, ये प्रबंध रचनाएं हैं। 9वीं विशेषता है, इनमें काव्य सौंदर्य भी उत्कृष्ट है, अनुरुक्ति और अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है। 10वीं विशेषता यह है, इनकी भाषा प्रायः मिश्रित है। इनमें से आप किसी भी विशेषता को लिख सकते हैं, इनसे आप पॉइंट बना कर भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। एंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में गारसा दा तासी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। आइए जान लेते हैं गारसा दा तासी का जो योगदान था उसको स्पष्ट तरीके से देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने किया था। उसका नाम इस्तबाद द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इनका प्रथम भाग सन
1839 ईस्वी और दूसरा भाग सन 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 700 कवियों का वर्णन है। उन्होंने हिंदी की रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। आइए जानते हैं 4 भागों को कौन कौन से हैं। पहला है आख्यान, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है इतिहास और चौथा है काव्य। पर कुछ विद्वान इसे इतिहास कहने में झिझकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य लेखन में ग्रियर्सन का क्या योगदान है। आइए जान लेते हैं हिंदी साहित्य लेखन में ग्रियर्सन के योगदान के बारे में। तो ग्रियर्सन, इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा जो सन 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इसको 11 भागों में विभाजित किया है। आइए जानते हैं 11 भागों के बारे में। पहला भाग है चारण काल, दूसरा 15वीं शांति का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी और उनकी कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां है रीतिकाल, आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां है 18वीं सदी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 योगदान थे जो हम आपको बता चुके हैं। एंड इस प्रयास को अब तक के प्रयास में सर्वाधिक सार्थक माना गया। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया हुआ है, मिस्र बंधुओं के इतिहास, मिस्र बंधु विनोद का परिचय दीजिए। आइए जान लेते हैं मिस्र बंधु विनोद के बारे में। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है। यह सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने विधाओं को ध्यान में रखकर विश्लेषण किया और समस्त सामग्री को इस प्रकार विभाजित किया। किस तरह से विभाजित किया था आइए जानते हैं। पहला था पूर्वारंभिक काल यानी कि पहले का काल जो कि सन 700 से 1373 तक था। एंड दूसरा था उत्तरारंभिक काल यानी कि यह 1344 से 1444 तक था। नेक्स्ट है पूर्व माध्यमिक काल, यह था आपका 1445 से 1560 तक। एंड चौथा है प्रौढ़ माध्यमिक काल, यह था आपका 1561 से 1690 तक। पांचवा था पूर्वालंकृत काल जो कि 1691 से 1789 ईस्वी तक रहा था। एवं छठवां था आपका अजात काल जो कि 1790 से 1889 ईस्वी तक रहा। सातवां था परिवर्तन काल, यह आपका 1890 से 1925 ईस्वी तक रहा। एंड आठवां और लास्ट था वर्तमान काल फिलहाल चल ही रहा है। एंड यह था आपका 1926, यह लगातार चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जनक किए माना जाता है, यानी कि किसे माना जाता है। हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जनक किसे माना जाता है। कतिपय प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्यों का भी उल्लेख कीजिए। आइए जान लेते हैं प्रेमाख्यान क्या है, किस तरह से काम करता है। आचार्य शुक्ला अनुसार नूर मोहम्मद प्रणीत अनुराग बांसुरी में इन काव्यों की परंपरा आरंभ होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस परंपरा को संवत 1516 से लेकर संवत 1912 तक माना है। मुल्ला दाऊद सूफी परंपरा के सबसे प्राचीन सन 1379 कवि हैं। 1379 के कवि हैं कौन, मुल्ला दाऊद सूफी। इन्होंने नूरक और चंदा नामक प्रेम कथा लिखी। इसके उपरांत संवत 1591 में शेष कुतुबन ने मृगावती की रचना भी लिखी। यही सूफी मत का सूत्रपात करने वाला ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद मंझनकृत मधुमालती की गणना की जाती है। इसके बाद जायसीकृत पद्मावत का क्रम आता है। पद्मावत जो कि जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है। उस्मान की चित्रावली की गणना भी इसी श्रेणी में आती है। दक्षिणी खड़ी बोली में भी कुछ प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए। इनमें इब्नु निसानी कृत धूलवान और तैसूनुद्दीन कृत किस्से काम रूप और कला प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ जानते हैं कतिपय प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। पहला था लखन सेन पद्मावती कथा दामू। नंबर 2 पर था सत्यवती कथा जो ईश्वरदास कायस्थ थी। नंबर 3 पर था ढोला मारूरा दोहा जो कि अज्ञात था। चौथा था माध्वानल काम कंदला जो कि अज्ञात में ही था।
पांचवा था आपका चित्रावली जो कि उस्मान के द्वारा था। एंड छठवां था रूपमंजरी नंदराम के द्वारा। इसके अतिरिक्त भी अनेक सूफी प्रेम काव्य उपलब्ध हैं। यह ताल का पर्याप्त विस्तृत है। कवि नसीर ने प्रेम दर्पण की रचना सन 1917 ईस्वी में की। इस प्रकार यह परंपरा 20वीं शांति का प्रभाव मान रही। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आइए जान लेते हैं हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास कुछ इस तरह से हैं। इस काल में वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी, झांसी की रानी, माधव जी सिंधिया जैसे उपन्यास सामने आए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, रांगे राघव, राहुल जी, अमृतलाल नागर, चंद्रसेन शास्त्री, यादवेंद्र शर्मा आदि के उपन्यास भी सामने आए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कलात्मक शैली के बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आदि, वाल्मीकि त्रिपाठी, श्री राम सत्यकेतु, विद्यालंकार, जयराम दास गुप्त, वनकाम सुनील, रघुवीर शरण मिश्र, गुरुदत्त उषा, प्रियम्बाल, अमरकांत, कमलेश्वर के नाम भी उल्लेखनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी निबंध में आचार्य शुक्ल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आइए जान लेते हैं हिंदी निबंध में आचार्य शुक्ल का क्या महत्व रहा है। हिंदी के निबंध लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जन्मदाता थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी परिष्कारक, तो शुक्ल जी निबंध साहित्य को शिखर तक पहुंचाने वाले। भारतेंदु जी ने अपने प्रभाव से गद्य को सजीवता प्रदान की, उसकी गति को आगे बढ़ाया और वह मनोरंजन की सामग्री ही बना रहा। द्विवेदी जी ने कूड़ा करकट हटाकर उसकी गति को निर्मल बनाया, अर्थात भाषा का संस्कार किया, किंतु उसमें मौलिकता ना थी। उनकी शैली में तात्विकता अधिक थी। शुक्ल जी ने अपने निबंधों द्वारा हिंदी साहित्य को उस समय समृद्ध किया जिस समय वह अपने पैरों पर खड़ा भर हो सकता था। शुक्ल जी के परवर्ती लेखकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का स्थान महत्वपूर्ण है, पर उनमें शुक्ल जी के समान ना तो मौलिकता है और ना विवेचन की वह शुद्धता। निष्कर्ष यह है कि शुक्ल जी ने जो लिखा है वह मौलिक और अलभ्य था। शुक्ल जी ने जिस विषय को लिया उस पर अंतिम निर्णय दे दिया, यानी कि जिस भी विषय के बारे में बात की उसके बारे में अच्छी तरह से रिजल्ट दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ का उल्लेख कीजिए। तो आइए जान लेते हैं राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। लेकिन यहाँ आपको बता दूं थोड़ा, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं और वहाँ डायरेक्टली आप कैसे सर्च कर सकते हैं स्टडी बाय श्याम सुंदर सर और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपके मोबाइल पर सीधी ही पहुंच जाए। तो चलो इसकी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं दास्य भाव की भक्ति, सेकंड है सगुण की उपासना, नंबर 3 है सत्संग तथा गुरु महिमा, फोर्थ है नाम की महत्ता का बखान, फिफ्थ है स्वांत है सुखाय काव्य की रचना, सिक्स्थ है लोक मर्यादा का प्रचार और वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, एवं इसमें सेवेंथ है समन्वयवाद आदि। तो यह आपका यहीं समाप्त होते हैं और इसी की ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सभी पार्ट्स को बताया जाएगा, क्योंकि हमें सभी यूनिट्स को कंप्लीट कराना है जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।